हेलो एवरीवन। आज हम एक और नया वांगजियाने वेब लव इन डिसेबल मैरिज इसको सुनेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। हमारा सीन शुरू होता है एक छोटे से मेंशन से, जहाँ पे एक बहुत ही छोटे से कमरे पर बिस्तर के ऊपर बांध के बिठा के रखा बेइंग को उसका सौतेला माँ और भाई मिलकर वेडिंग ड्रेसअप में अच्छे से तैयार करते हुए स्ट्रिक्टली बोल रहा था, तुझे याद है ना, अगर वहाँ पहुँचने के बाद किसी ने तेरा नाम पूछा तो क्या बोलेगा? तेरा नाम आज से वयिंग नहीं वैचिंग है। भूल के भी अपना असल नाम वहाँ पर किसी को भी मत बताना, वरना तेरे मरे हुए माँ का जो ज्वेलरी और बाकी के सब यादें हैं उन सबको हम मिटाकर धूल बना देंगे। अगर तू ऐसा नहीं चाहता तो चुपचाप हमारा बात मानना। अगर तूने हमारा बात अच्छे से माना तो हम अगले साल तेरे माँ के बरसी पे उनका ये सारा सामान तुझको दे देंगे। तो संभल के, ओके? किसी को भी भनक तक लगने मत देना कि तू असल में वेंचिंग नहीं वयिंग है। ये चीज़ अपने दिमाग में अच्छे से घुसा ले, कोई भी भूल नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब इस बात को सुनकर बंधे हुए हाथ पैर के रस्सियों से छुटकारा पाने की कोशिश में छटपटाता हुआ बेइंग गुस्से भरे क्राइंग वॉइस में बोलता है, ऐसे झूठ मूठ का नाटक मैं नहीं करूँगा, छोड़ो मुझे। वो आदमी भैया से शादी करना चाहता है, मुझसे नहीं। तो फिर क्यों मुझे ऐसे जबरदस्ती कर रहे हो? अगर उन्हें पता चल गया तो वो अच्छा नहीं होगा, तब और भी ज्यादा बड़ा मुसीबत हो जाएगा। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? अब इस बात को सुनकर बैंक का भैया वेचिंग धमक लगाकर बोलता है, चुप कीड़े, ज्यादा बकवास मत कर। तेरे कहने का क्या मतलब है? मैं लड़का होकर एक आदमी से शादी करूंगा, वो भी एक अपाहिज आदमी। मैं क्या पागल हूँ? मेरा मैरिज पार्टनर सिर्फ एक लड़की होगा, समझा? और वैसे भी तुझे तो लड़के पसंद है ना? मुझे पता है सब कुछ, तो नाटक मत कर। वो लड़का ऐसे तेरे जैसा गे नहीं है, तो उसे लेकर सपने देखना बंद करके अभी जो मिल रहा है उसी से खुश रहे। अपाहिज है तो क्या हुआ, उतना रिश्त तो है वो आदमी। सो ज्यादा फालतू के ड्रामे ना करके चुपचाप खुशी खुशी ये चीज मान ले, वरना तेरे माँ के जो जेवर और बाकी के कुछ कीमती चीजें उनको पैसों के बदले बेचने में ज्यादा देर नहीं लूंगा मैं। इतना बोलकर बेइंग का भाई वेंचिंग पास ही ग्लेयरिंग नजरों के साथ बेइंग की ओर देखते हुए खड़ा बेइंग के सौतेले माँ की तरफ देखकर बोलता है, चलो माँ, अब उसको फ़ोन करते हैं, फिर हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। तब उन सारे पैसों को लेकर हम आराम से मज़े कर पाएंगे। अपने बेटे की इस बातों को सुनकर बेंग का सौतेला माँ उनके बेटे वेनशिंग की तरफ देख के एक लविंग मुस्कान के साथ बोलती है, जैसा तुम चाहो बेटा, तुम्हारे खुशी में ही मेरा खुशी है। इतना बोलकर बेंग का सौतेला माँ अपने फ़ोन में किसी का नंबर डायल करके फ़ोन के अंदर के पर्सन को मुस्कुराते हुए पोलाइट वॉइस में बोलती है, हाँ जी, मेरा बेटा तैयार हो गया है, आप अभी आकर उसको लेके जा सकते हैं। जब फ़ोन के अंदर का वो पर्सन कुछ देर बाद वहाँ उस मेंशन में पहुँचता है, तब बेइंग को लगभग उस पर्सन के तरफ ढकेल कर सौंप के ही बेइंग का सौतेला माँ बोलती है, इतना देर करने के लिए माफ़ी मांगता हूँ, पर मेरा बेटा थोड़ा जिद्दी है, इसलिए उसे मनाते मनाते थोड़ा समय लग गया। एक लड़का होकर किसी आदमी से शादी करना थोड़ा ज़्यादा ही अजीब है, पर मिस्टर लैन बहुत बड़े घराने के हैं। उन्होंने खुद से हमारे बेटे को उनके वाइफ के तौर पर मांगा है, तो हम मना नहीं कर पाए। पर अजीब चीज़ तो अजीब ही होता है ना। आखिरकार
एक माँ होकर खुद के बेटे को ऐसे एक अजीब रिश्ते में किस तरह ढकेलूं, यही मैं समझ नहीं पा रहा था। पर ऐसे करके बैंक का सौतेला माँ तरह तरह के बातें बोले जा रहा था। तभी वो आगे खड़ा ऑल ब्लैक कपड़ा पहना पर्सन पॉकेट से एक चेक निकाल कर आगे बढ़ा के वेरी सीरियस वॉइस में बोलता है, इसको लेकर अपने बेटे और इन अजीब चीज़ों के बारे में भूल जाइए, वरना मिस्टर लैन इन एक्शन सारा कुछ हैंडल करने में मजबूर हो जाएंगे। अगर आप लोग ऐसा कुछ नहीं चाहते तो पैसा लेकर मुंह और दिमाग दोनों ही बंद कर लीजिए, ठीक है। इतना बोलकर वो पर्सन बैंक को लेकर वहाँ से चला जाता है। बैंक का सौतेला माँ उस पर्सन के बातों को सुनकर बहुत ही गुस्से में जब अपने हाथ में पकड़ा चेक के तरफ देखता है, तब चेक में लिखा अमाउंट के तरफ देखकर उनके फेस पर एक बड़ा सा स्माइल आ जाता है। वो मुस्कुराते हुए उस चेक से हवा खाते खाते मेंशन के मेन गेट से बाहर जाता हुआ उस पर्सन के कार की ओर देखकर धीमी से बोलती है, बहुत बहुत थैंक यू मेरे सर के बोझ को इतने महंगे रकम से खरीदने के लिए। इतना बोलकर बैंक का सौतेला माँ मेंशन के एंट्रेंस दरवाजे को अपने हाथों से बंद कर देता है। फिर अपने बेटे वेचिंग को बुलाते हुए उसके कमरे की ओर चलने लगता है। वही दूसरी ओर एक बड़े से मेंशन पे पहुंचकर वो पर्सन बैंक को पकड़ कर ले जाके एक रूम के दरवाजे पर नॉक करके ओबीडियंट वॉइस में बोलता है, मास्टर मैंने मैडम को ले आया है। इस बात को सुनकर अंदर से कोई बहुत गहरे वॉइस में बोलता है, उसको अंदर भेजो और तुम जाओ। इस बात को सुनकर वो पर्सन बैंक के शरीर पर बंधे रस्सियों को खोल के उसे उस रूम के अंदर ढकेल कर फिर वहाँ से चले जाता है। अंदर पहुंचकर गिरते गिरते बचा बेंग टियारी आंखों से सामने के ओर देखते ही उसे दिखता है आगे एक बहुत ही बड़ा सारा मस्कुलिन सूट बूट पहना हुआ ओवर हैंडसम आदमी व्हील चेयर पे बैठकर उसके ओर ही गौर से देख रहा है। उस आदमी के नजरों में गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन दोनों ही कूट कूट कर झलक रहा था। बेंग उस गुस्से भरे नजरों को देखकर थर थर कांपते हुए एक एक पाँव पीछे हटते हटते बोलता है, आप कौन? इस बात को बोलते ना बोलते ही वो सामने का व्हील चेयर वाला पर्सन, जो कि और कोई नहीं बल्कि लन वांगजी था, वो सरकास्टिंगली मुस्कुरा उठकर गुस्से में साउट करके बोलता है, क्या तुमने पहचाना नहीं? मैं तुम्हारा हस्बैंड लन वांगजी हूँ। वैसे और एक पहचान और रिश्ता है हमारा, वो है हाथ से और शत्रु का। तुम्हारे रेकलेस ड्राइविंग के वजह से आज मेरा हालत कुछ ऐसा है, मेरा दोनों पैर ऐसे कमजोर पड़ गया है। और तुम, याद है उस दिन तुमने मेरे फेस पर पैसे फेंक कर क्या बोला था? अगर उस दिन मैं बेहोशी के कगार पर ना हुआ होता तो उसी दिन ही तुम्हारा सारा अकड़ मैं मेरे बूट के नीचे मसल देता। पर जो काम मैं उस दिन नहीं कर पाया वो मैं आज करूँगा, या फिर यू कैन से आज से करूँगा। आज से तुम्हारा लाइफ भी जीते जी नरक बना दूंगा मैं। पल पल के हर एक घुटन भरी सांस से तड़पते हुए जब तक तुम मर नहीं जाते तब तक तुम यही लाइफ जियोगे। आपसे यही होगा तुम्हारा जिंदगी। तुम्हारे गलती का सजा जो अब मैं भुगत रहा हूँ उसका 100 गुना ज्यादा सजा अब तुम भुगतोगे। सो वेलकम माई वाइफ। अभी सारा डर खत्म मत करो, तुम्हारे लिए बहुत सारा इंतजाम किया है मैंने। आओ मेरे पास आओ। वांगशी ये सब बोल रहा था, तभी पीछे हटते हटते दरवाजे पर धक्का खा चुका बेंग एकदम से दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हुए जोर जोर से दरवाजे पर नॉक करके रोते रोते गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, प्लीज कोई दरवाजा खोलो, मुझे बाहर निकलना है,
प्लीज मेरा मदद करो, कोई मुझे यहाँ से निकालो। बेंग ऐसा करके बोले जा रहा था, तभी उसके हाथ को पकड़ के खींचकर व्हील चेयर पे अपने गोद पर बिठा के वांगजी बेंग के गाल को टाइट से दबाकर पकड़ते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें बुलाया था हनी, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? हाँ, या फिर तुमने जानबूझकर इग्नोर किया ताकि तुम मुझे एक और तरीके से अपमान कर सको? तुम्हें क्या लगा था तुम्हारे ना आने पर मैं खुद से तुम्हारे पास नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि मैं अपाहिज हूँ? अगर तुमने ऐसा सोचा है तो मैं बता दूं, मेरा ये दो हाथ अभी तुम्हारे लिए और मेरे मूवमेंट के लिए काफ़ी है। अगर विश्वास ना हो तो अभी थोड़ा डेमो दिखा दूं। इतना बोलकर ही वांग जी एकदम से बेंग को झटक कर जमीन पे फेंक देता है। फिर गुस्से में साउट करके बोलता है, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, अब अपने इस बकवास मुंह को थोड़ा काम के लिए इस्तेमाल करो हनी। तुम्हें पता है ना, शादी के बाद आज हमारे लिए ये रात कितना स्पेशल है, पर तुम्हारे हरकत के वजह से मैं अब तुम्हें उतना खुश नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मेरे आदर हाफ होने के नाते ये जिम्मेदारी मैं तुम पे छोड़ रहा हूँ। आई होप तुम मुझे निराश नहीं करोगे, वरना तुम्हें बहुत कड़ी सजा मिलेगा। तुम्हें पता है ना, तो अच्छे वाइफ की तरह यहाँ नजदीक आओ और अपने मुंह को ढंग से इस्तेमाल करके मुझे खुश करो, ठीक है? बेंग इस बात को सुनकर जब वांग जी के गेस्चर को फॉलो करके वांग जी के कमर के तरफ देखता है, तब वांग जी को उनके बेल्ट उतारते हुए देखकर बेंग आंखों से आंसू बहाना और शरीर थर थर कांपना शुरू कर देता है। वांग जी जो काम उसे करने के लिए बोल रहा है वो बेंग के लिए पूरी तरह नया है। सिर्फ वो काम ही नहीं, बैंक के लिए सारे के सारे वो सब हरकतें ही नया है जो लवर्स एक साथ करते हैं। यह तक बैंक ने कभी किसी को किस तक नहीं किया। वो वाकई एक लड़के को पसंद करता है, पर वो उन सारे लड़कों की तरह नहीं है जो इन सारे चीज़ों के लिए उतावले होकर किसी को भी ढूंढ कर समय बिता ले, या फिर वो सब वीडियोस देखकर कुछ नॉलेज इकट्ठा करके अपने आप को खुद से शांत कर ले। वो जिस लड़के से प्यार करता था उससे भी कभी बेंग ने ये सब कुछ कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इन्हीं सारे वजह से बेंग लाचारी में घबरा कर रोते हुए कांपने लगता है, क्योंकि बेंग को वांग जी का ताकत और गुस्से का बहुत अच्छे से समझ हो गया था। इसलिए अगर भूल के भी बेंग से कुछ भूल हुआ तो तब वांग जी उसके साथ क्या करेगा, यही सोचकर बेंग का शरीर अंदर तक सीवर हो रहा था। बेंग घुटनों के बल जमीन पर बैठे बैठे वैसे रोए जा रहा था। तभी एक टाइम पर वांग जी अपने उतारे हुए बेल्ट को हवा में झटक कर गुर्रा उठ के बोलता है, अगर इस बेल्ट के निशान से अपने शरीर को सजाना नहीं चाहते तो चुपचाप जो बोला है वो करना शुरू करो अभी। इस धमक भरी बात को सुनकर बेंग घबराहट में फ्लिंच होकर धीरे धीरे घुटनों के बल ही एक एक पाँव करके आगे बढ़कर वो काम करने के लिए खुद को लाख जोड़ करके भी आखिरकार हार मान के वांग जी के तरफ आंसू भरे आंखों से देखकर गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, मुझे इस सब काम नहीं आता, क्या प्लीज मैं कुछ और तरीके से? बेंग ने यही तक बोला था, तभी वांग जी बेंग के सिर के पीछे के बाल को मुट्ठी में क्लिंच करके पकड़ के बेरहमी से पीछे की तरफ खींचकर दांतों को पीसते हुए गुस्से भरे गुर्राहट के साथ बोलता है, मैंने तुम्हें बात करने को नहीं बोला है हनी, इस मुंह को इस्तेमाल करके मुझे खुश करने को बोला है, ताकि हमारा ये रात सारा जीवन के लिए बहुत ही अहम यादगार बन जाए। ये शादी और ये रात दोनों ही कोई मामूली चीज़ नहीं है, क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड का नाम लान वांग जी है। इतना
खुशकिस्मत होने के नाते तुम इतना तो कर ही लोगे हनी, वरना तुम्हारा हस्बैंड बहुत नाराज हो सकता है और तब तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तुम्हें ये बात पता है ना? तो जल्दी करो, तुम्हारे पास और सिर्फ 3 सेकंड है। इतना बोलकर ही वांगची बेंग के सर के बाल को छटक कर छोड़ देता है। बेंग रोते रोते लाचारी में अपने कांपते हुए हाथ से वांगची के पैंट के बटन को खोलने लगता है, फिर चेन के तरफ आगे बढ़ता है। जब दूसरे दिन सुबह पूरे रात वैसे घुटनों के बल बैठे बैठे वांग जी को खुश करते हुए बेजान परशु के अपने पैरों को लेकर बड़े कष्ट करके चलते हुए वांग जी के बोले गए दवाई को एक छोटे से कांच के ग्लास में डालकर वांग जी को देने जाता है, तब वांग जी एकदम से बेंग के हाथ को धक्का मार के उस ग्लास को जमीन पर फेंकते हुए गुस्से में चीख कर बोलता है, कैसा बदतमीजी है ये? डू यू फॉरगेट हु आई एम? लान वांगजी हूँ मैं और तुम मेरा वाइफ हो। तुम्हारा जगह मेरे पैर के पास है, तो वैसे पेश आओ, दोबारा दवा लेकर आओ और जमीन पर घुटनों के बल बैठ के अपने हाथों से मुझे दवा खिलाओ। कल रात से तुम्हें कुछ सीख नहीं मिला क्या? हर चीज बोलकर समझाना मुझे पसंद नहीं, तो दोबारा मुझे बोलने पर मजबूर किया तो तुम सोच भी नहीं सकते तुम्हारे साथ मैं क्या करूँगा। सो सारा कुछ जल्दी से सीख लो, उसी में तुम्हारा भलाई है, समझे? इस बात को सुनकर बेइंग आंखों में जमे आंसू को पोंछते पोंछते हमें सर हिलाकर वापस से दवाई तैयार करके लाने के लिए वहां से चले जाता है। दोबारा दवाई तैयार करके लाकर जब बेइंग बड़े कष्ट करके जमीन पर धीरे धीरे बैठकर वांग जी के मुंह के तरफ दवाई रखा कांच के ग्लास पकड़े हाथ को बढ़ाता है, तब वांग जी और उसके हाइट के डिफरेंस के वजह से वैसे बैठे हुए हालत में अपने छोटे से हाथ को वांग जी के मुंह तक पहुंचाने की कोशिश में बार बार हार जाते हुए बेजान दर्द से भरी पैर पे जोर डालते हुए और थोड़ा ऊंचा होने की कोशिश करते हुए लग चुके पैर में इतना प्रेशर और न सह पाके एकदम से बहुत जोर से दर्द में चीख उठकर बैलेंस गवाकर जमीन पे धड़म से गिर जाता है। इस चीज को देखकर वांग जी वेरी फ्रस्ट्रेटेड होकर साउट करके बोलता है, तुम सच में एक यूजलेस हो, कोई भी काम ढंग से नहीं आता, बस जीते हुए लोगों का जिंदगी एबनॉर्मल करना आता है। एक रात के लिए घुटनों के बल बैठकर ऐसा बर्ताव कर रहे हो जैसे मानो तुम्हारे पैर पर गहरे घाव पड़ गया है और यहाँ तुम्हारे रेकलेस बर्तावों के वजह से मैं पता नहीं कितने दिन हो गया ऐसे ही बेजान पैरों को लेकर अपाई जिंदगी जी रहा हूँ। पता है कैसा लगता है? तुम्हारे इस छुई मुई दर्द से भी लाख गुना ज्यादा दर्द होता है मुझे, पर फिर भी मैं तो सह रहा हूं ना, तो तुम भी सह लो, सहना तुमको पड़ेगा ही, समझे? तो ऐसे उल्टे सीधे नाटक न करके जल्दी से जाकर मेरा दावा वापस तैयार करके लाओ, वरना वांग जी के इन बातों को सुनकर दर्द में छटपटाते हुए जमीन पर सोए सोए रोता हुआ वेंग घबरा उठकर जल्दी में जैसे तैसे उठ खड़ा होते हुए दर्द में लड़खड़ाते हुए पैरों से चलकर वहां से चले जाता है। थोड़ी देर बाद तीसरी बार दवाई बनाकर ले आके जब वांग जी के बोले गए तरीके से ही घुटनों के बल बैठ के लाख दर्द होने के बावजूद भी चुपचाप उन दर्द को निगलते हुए आंखों के कोने से साइलेंटली आंसू बहाते बहाते वांग जी को दवा पिला रहा था बेंग, तभी दरवाजे से घुसकर आता हुआ डॉक्टर और वांग जी का पर्सनल सेक्रेटरी आगे आकर वांग जी के आगे वो करके बोलता है, गुड मॉर्निंग मास्टर लैन, आज आपका वीकली चेकअप है,
दवा खा के खत्म करने के बाद अपने रूड लुक वाले गेस्चर से सामने बैठा वेइंग को अपने पीछे जाकर खड़ा होने के लिए बोल के फिर आगे खड़ा अपने पर्सनल डॉक्टर के तरफ देखकर वेरी सीरियस वॉइस में वांग जी बोलता है, तुम्हें पता है ना तुम्हारे पास अपने जान बचाने के लिए और कितने हफ्ते बचा है? तुम्हारे बात अनुसार अगर अगले 2 महीनों के अंदर अंदर मेरे पैर पर कोई प्रोग्रेस होना शुरू नहीं हुआ तो तुम्हारा असर क्या होगा? इस बात को सुनकर डॉक्टर घबराहट के साथ हल्के से हाँ में सर हिलाकर फिर वांग जी के करीब आके सारा कुछ चेकअप करना शुरू कर देता है। फिर कुछ देर बाद सारा चेकअप खत्म करके वांग जी को एक इंजेक्शन देकर दूर खड़ा वांग जी के सेक्रेटरी को मदद के लिए बुलाते हुए बोलता है, आकर मिस्टर लैंड को जरा पकड़िए, आज से उनके चलने फिरने का थेरेपी शुरू होगा। जब वांग जी बहुत ही दर्द के साथ डॉक्टर और सेक्रेटरी के सहारे क्लच लेकर चल फिर रहा था तब अचानक बेजान पैरों के सपोर्ट को बिल्कुल न फील कर पाके धड़म से जमीन पर मुंह के बल गिरने जाता है वांग जी। तब चुपचाप खड़ा हुआ बेइंग जल्दी से हड़बड़ा कर आके सामने से वांग जी को हक करते हुए गिरने से रोकते हुए संभालने जाता है, पर उसके पैर पर हुआ बहुत ज़्यादा दर्द और वांग जी के बड़े से शरीर के भारीपन के वजह से वो भी बैलेंस गंवाकर वांग जी के साथ फ्लोर पे गिर जाता है। नीचे गिरते ही बेंग का सिर फ्लोर पे धड़म से टक्कर खाता है और सिर पर जख्म लेकर बेंग कॉम्प्लीटली बेहोश हो जाता है। बेंग के ऊपर उसके साथ फ्लोर पे गिर चुका वांग जी इन सभी चीज़ों को देखकर वेरी कॉन्फ्यूजन के साथ बेंग के बेहोश फेस की तरफ देखते देखते बोलता है, क्या ये उस दिन का वही लड़का है या फिर मुझसे कोई गलती हो रहा है? मुझे अच्छे से सब कुछ फिर से पहले से पता करना होगा। कुछ तो स्ट्रेंज है इसमें। जब बेंग का सेंस लौटता है तब वो देखता है वो लिविंग रूम के सोफे पर लेटा हुआ है और आगे व्हील चेयर पे बैठा वांग जी बड़े गौर से उसके तरफ घूरे जा रहा है। बेंग घबराते हुए जल्दी से हड़बड़ी करते हुए उठ बैठने जाता है, पर तभी सिर पर बहुत ज़्यादा दर्द से चीख उठकर अपना सर दोनों हाथों से पकड़ने जाता है, पर तभी आगे व्हील चेयर पे बैठा हुआ वांग जी एकदम से बेंग के हाथों को अपने स्ट्रॉन्ग मुट्ठी में टाइट से पकड़ के धमक लगाते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या करने जा रहे हो? मना है तुमको? इस धमक और वांग जी के ग्लेयर को देखकर बेंग रोते हुए प्लीडिंगली बोलता है, माफ कर दीजिए, पता नहीं कैसे और कब मेरा आँख लग गया, मैं जानबूझकर। बेंग ऐसा करके बोल रहा था तभी वांग जी वापस से धमक लगाते हुए बोलता है, मैंने बोला कुछ तुम्हें? तो ऐसे नाटक क्यों कर रहे हो? सिर पर हाथ मत दो, वहाँ पे चोट लगा है। डॉक्टर ने कुछ दिनों तक नो टच और नो वाटर बोला है, सो बी केयरफुल। सारे नियमों को मानकर अच्छे से ठीक हो जाओ, वरना मेरे खर्च किया गया पैसों का अमाउंट तुमसे अच्छे से वसूल करूँगा। इस बार का पैसा मैं माफ कर रहा हूँ क्योंकि तुमने मुझे मदद करने के लिए ये चोट पाया है, पर डॉक्टर के दिए गए मेडिसिन डोज के दिन से ज़्यादा एक दिन का भी पैसा मैं नहीं देने वाला। सो अपना रेकलेस बर्ताव थोड़ा सोच समझ कर करो, ठीक है? वांग जी ये सब बातें बोल रहा था तभी सोफे के पास टेबल पर रखा लैंडलाइन पर एक कॉल आता है। वांग जी फोन को उठाकर कान में पकड़ के दूसरी तरफ से कुछ सुनकर एकदम से फिर से वही पहले वाले गुस्से के साथ
बेंग पर शाउट करके बोलता है, बाहर जाओ, तुम्हारा किसी पहचान वाला बाहर आकर अंदर आने के लिए बखेड़ा कर रहा है। एक बात अच्छे से दिमाग में घुसा लो कि मेरा मेंशन कोई 5 स्टार रेस्टोरेंट नहीं है जो तुम्हारे हर पहचान वाले यहाँ घुसे चले आएंगे। तुम जो मेरे वाइफ हो वो भी सिर्फ नाम का। ये शायद अब तक तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। सो उस हिसाब से अपने वाइफ वाले हक को थोड़ा कम जताया करो, उसी में तुम्हारा भलाई है, समझे। अब जाओ, जल्दी से बाहर जाओ और उसको अच्छे से समझाकर वापस भेजो। ये पहली बार है इसलिए छोड़ रहा हूँ, पर अगली बार आई वॉन्ट टॉलरेट दिस, अंडरस्टैंड। इस बात को सुनकर बेंग हड़बड़ी में जैसे तैसे अपने दर्दनाक सिर और पैरों को सहते हुए लगभग दौड़ते हुए ही चलकर बाहर निकल जाता है। बाहर निकलकर जब बेंग मेन गेट के नज़दीक जाता है तब उसको दिखता है उसके कॉलेज का वो सीनियर हाईकुआन वहाँ पर खड़ा है, जिसको बेंग बहुत पसंद करता है और उनको एक बार प्रपोज भी किया था, पर हाईकुआन ने उसको कॉलेज के सबके सामने बड़े मजाक उड़ाते हुए मना कर दिया था। इस बात को याद करते हुए बेंग बहुत ही उदास होकर एक गहरा सांस लेकर फिर गेट को खोल के बाहर जाकर हाईकुआन के आगे खड़े होके वेरी इमोशनलेसली बोलता है, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? मुझसे कुछ काम था क्या? हताश होकर दूसरी ओर मुंह घुमाकर खड़ा हुआ हाईकुआन अचानक बेइंग के वॉइस को सुनकर खुशी के साथ उसके ओर मुड़ के एकदम से उसको हक करते हुए बोलता है, क्या हुआ बेइंग? तुम कुछ दिनों से कॉलेज क्यों नहीं आ रहे हो? क्या उस दिन के वजह से अभी भी मुझसे नाराज हो? मैंने तब मेरे अंदर के फीलिंग्स को नहीं पहचाना था, इसलिए गलती से वैसे बर्ताव कर बैठा। तुम प्लीज उसको दिल में मत लो। हम फिर से नए से शुरू करेंगे। इस बार मैं तुमको बहुत अच्छे से ट्रीट करूंगा। मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगा। प्लीज बस इस एक बार के लिए मुझे माफ कर दो। आई प्रॉमिस। हाईकुआन ने बस यही तक कहा था तभी बेंग जल्दी से हाईकुआन के हक को जैसे तैसे छुड़ाकर घबराते हुए एक बार मेंशन के ओर और एक बार सिक्योरिटी गार्ड ऑफिस के अंदर बैठा सिक्योरिटी गार्ड की तरफ देखकर बहुत ही दबे हुए सीरियस वॉइस में बोलता है, ऐसा अब कभी नहीं होगा क्योंकि मेरा शादी हो गया है। ये मेरे हस्बैंड का घर है, इसलिए जल्द से जल्द यहाँ से चले जाइए, वरना आपके वजह से सभी गलत समझ सकता है और मेरे हस्बैंड को पता चला तो बहुत ही ज्यादा बुरा कुछ हो सकता है। तो प्लीज चले जाइए यहाँ से जल्दी और दोबारा यह कभी मत आना। इतना बोलकर बेंग गेट से अंदर जाने वाला था तभी हाईकुआन बेंग को वापस से खींचकर बेंग के फेस को पकड़ के गुस्से में शाउट करते हुए बोलता है, मुझसे बिना पूछे तुमने शादी क्यों किया? मेरे दिल के साथ छेड़खानी करने के बाद तुम ऐसे अचानक मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। और तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना, तो ये शादी और हस्बैंड कैसा? मुझे पता है तुम मेरे ऊपर गुस्सा होकर ये सब बोल रहे हो। तुमने शादी भी मुझसे गुस्सा होकर मुझे दर्द देने के लिए किया होगा। मैं समझता हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं डिवोर्स का इंतजाम करा दूंगा। तुम बस उससे सिग्नेचर करवा देना और खुद एक सिग्नेचर कर देना, बाकी का मैं संभाल लूंगा। बस तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, ठीक है? इस बात को सुनकर बिंग एकदम से हाईकुआन के हाथ को अपने फेस से हटाकर स्ट्रिक्टली चीख कर बोलता है, अब आप हाथ पकड़ रहे हैं सीनियर। मैंने बोला ना आपसे मेरा शादी हो गया है, इसलिए अब से यही मेरा जिंदगी है। आपके पास वापस जाना अब मुमकिन नहीं, तो प्लीज जाइए यहाँ से। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। बस इतना सा बोलकर बेंग अपने आंखों के आंसुओं को पोंछकर बड़े तेजी से दौड़ते हुए मेंशन की तरफ चला जाता है और हाईकुआन बहुत ही
उदास उतरे हुए फेस को लेकर धीरे धीरे वहां से पीछे हटते हटते दूर चले जाता है। जब बेइंग मिंसन के अंदर घुसता है तब लिविंग रूम पे टीवी के आगे व्हील चेयर पर बैठा वांग जी बहुत ही गहरे वॉइस में बेइंग को पुकारते हुए बोलता है, कम हेयर हनी। इस पुकार के तरीके और वॉइस के टोन को बिंग इतने कम समय के अंदर बहुत अच्छे से पहचान गया था, जिस वजह से इस पुकार को सुनते ही बिंग के दिल का धड़कन घबराहट के मारे बहुत तेज हो गया था। पर इस पुकार को इग्नोर भी नहीं कर सकता था, इसीलिए इच्छा ना होने के बावजूद भी बिंग बड़े धीमी पाँव से चलते हुए वांग जी के पास चले जाता है। वांग जी के आगे जाकर खड़े होते ना होते ही वांग जी बेंग को खींचकर गोद में बिठा के बेंग के गले को टाइट से दबाकर पकड़ते हुए आगे टीवी में सीसीटीवी फुटेज को दिखाते हुए खतरनाक वॉइस में बोलता है, कौन है वो? तुम्हारा बॉयफ्रेंड या एक रात के साथी? हाँ। सांसों के लिए छटपटाता बेंग आगे टीवी के ओर देखकर रोक कर रखा हुआ उसको हक किए हुए हाईकुआन के पिक्चर को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाके जैसे तैसे दर्द के साथ बोलता है, वैसा कुछ भी नहीं है। आप प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। वो बस मेरे कॉलेज का एक सीनियर है और कुछ भी नहीं। मैं सच्ची बोल रहा हूँ। इस बात को सुनकर वांग जी गले पर पकड़े हाथ के पकड़ को और भी ज्यादा टाइट करते हुए दांतों को पीसते हुए बोलता है, चीटिंग का सजा मेरे लिए मौत है और तुमने मेरे साथ दो दो बार चीट करने का हिम्मत दिखाया है, तो फिर तुम्हारे साथ अब क्या करूँगा मैं हनी? क्या तुम्हें पता है किसी इंसान को दो बार कैसे मारा जा सकता है? या फिर सीधे देखना चाहोगे तुम कि तुम दो बार कैसे मरते हो? तुम्हें बहुत बेताबी हो रहा है, राइट? इस बात को सुनकर तड़पता हुआ बेंग आंसू बहाते हुए धुंधले धुंधले वॉइस में बोलता है, मैंने आपसे धोखा नहीं किया, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। इस बात को सुनकर वांग जी एकदम से बहुत जोर से साउट करके बोलता है, अगर ऐसा है तो वो लड़का तुमको उस तरह हक क्यों किया है? और वो सब क्या बोल रहा था तुमको वो? तुम्हें लगता है मैं फूल हूँ, राइट? रोते हुए इनोसेंट सा आवाज लेकर मुझे कुछ भी बोल दोगे और मैं एकदम से मान लूंगा? इतना आसान हूँ मैं? बहुत चालाक सोचते हो खुद को? आज तुम्हारा सारा चालाकी निचोड़ कर हमेशा हमेशा के लिए शरीर से बाहर फेंक दूंगा। मेरे पीठ पीछे गुलछर्रे उड़ाकर मेरा नाम डुबाने का सोच कर रखे हो। आई वॉन्ट टॉलरेट दिस, अंडरस्टैंड? इतना बोलकर वांग जी टीवी को रिमोट से बंद करके बेंग के गर्दन को और भी कस के दबाकर पकड़ता है। अब बेंग छटपटाते हुए जमीन पर अपना पैर रगड़ने लगता है। वांग जी बेंग को मारने में ही ध्यान दे रहा था, पर तभी अचानक उनके लाल लाल गुस्से भरे आंखों में बंद टीवी के काले स्क्रीन पर पड़ता बेंग और उसका रिफ्लेक्शन दिखता है। ऐसे फेस टू फेस तड़पता बेंग को देखकर पता नहीं क्यों वांग जी के हार्ट पर कुछ होता है, जिस वजह से वांग जी एकदम से टीवी के तरफ से नजरें हटाकर सीधे बेंग के फेस के तरफ देखता है। तभी बेंग के आंखों से बहता एक आंसू का बूंद रास्ता भूल के सीधे आकर वांग जी के हाथ के ऊपर गिरता है एंड उसी के साथ साथ वांग जी का हाथ एकदम से लूज होकर बेंग के गले से हट जाता है। छुटकारा पाते ही बेंग धड़म से जमीन पर गिर के पूरी तरह खत्म हो चुका सांसों के वजह से जोर जोर से खांसने लगता है। तभी वांग जी आगे टेबल पर रखे पानी के ग्लास को हाथ में पकड़कर पीने के लिए बेंग को देने जाता है, पर तभी अपने डिसेबिलिटी का वजह उसके अभी के
हाल का जिम्मेदार बैंक के और उसका ये अलग सा कमजोरी नोटिस करके एकदम से अपने आप को रोक कर उस ग्लास के पानी को बैंक के मुंह पर जोर से फेंक के मारकर वेरी स्ट्रिक्ट वॉइस में वांगजी बोलता है, जो हरकत आज हुआ है अगर वही दोबारा रिपीट हुआ तो उस दिन तुम्हारा ये फेस और मोटा मोटा आंसू भी तुम्हें मुझसे बचा नहीं पाएगा। इस बात को अच्छे से अपने दिमाग में घुसा लो और बाहर के सभी इंसानों से जितना हो सके दूर रहो, खास करके वो लड़का। आइंदा से इन फ्यूचर मैं कभी भी तुम्हें उसके आसपास नहीं देखना चाहता, समझ आया? वांग जी के इस बात को बोलते ना बोलते ही रोता और खांसता, घबराहट एंड दर्द के वजह से कांपता हुआ बेंग एकदम से हमें सर हिला देता है। बेंग के इस बर्ताव को देखकर ना जाने क्यों वांग जी का हाथ थोड़ा क्लिंच करके उठता है। वांग जी एकदम से अपना मुंह बैंक की तरफ से घुमाकर अपने व्हील चेयर के रोबोटिक फीचर्स को यूज करके खुद ब खुद वहां से चला जाता है। इसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीत जाता है। इन दिनों में बेंग वांग जी के कुछ बोलने से पहले ही उनके मन अनुसार सारा चीज बिल्कुल सही से अरेंज कर दिया करता था। कुल मिलाकर बैंक के परफेक्ट कामों के वजह से वांग जी को एक भी शिकायत करने का मौका नहीं मिला था और बेंग वांग जी को जिस तरह जतन से ट्रीट कर रहा था, उन सब को नोटिस करने के बाद जो सब बिहेवियर वांग जी ने बेंग के साथ किया है, उन सब को दिन में हजारों बार ना चाहते हुए भी रिमाइंड करते हुए वांग जी गिल्टीनेस के खाई में डूबने लगता है। पर उनको तो ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि बेइंग ही वो पर्सन है जिसकी वजह से आज उनका हालत ऐसा अपाहिज है। तो अपने बर्तावों के लिए यू गिल्टी फील करके वो क्या साबित करना चाहता है? क्या बेइंग से वो प्यार करने लगा है? पर क्यों? क्या है उसमें? ऐसे उसके प्यार में क्यों पड़ेगा वांग जी? कोई तो खास बात नहीं है उसमें, खाली अच्छे से पेश ही तो आया है। इसमें इतना फीलिंग्स पैदा होने जैसा क्या बात है? शायद बहुत दिन घर में इसके साथ ऐसे फंसे रहने के वजह से ऐसा उल्टा सीधा ख्याल पैदा हो रहा है। इन ख्यालों में फंसकर पागल हो जाने से पहले उन्हें बाहर जाना होगा, वो भी बहुत जल्द। ऐसा सोचकर वांग जी अपने पैरों को ठीक करने के लिए अपने चलने फिरने के थेरापी को बहुत ज़्यादा टाइम देते हुए दिन में लगभग पूरा समय ही गार्डन में खुद से क्लास लेकर उठ खड़ा होके घूमने फिरने का कोशिश करने लगा था। वांग जी का हाथ बहुत स्ट्रांग था, इसलिए पैरों पे उतना सेंस ना होने के बावजूद भी वांग जी अच्छे से हाथों के सहारे क्लच पकड़कर खड़ा हो पाता था। इसी वजह से उनको अकेले चलने का प्रैक्टिस करते हुए भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। पर पता नहीं क्यों बेंग को देखते ही वो पूरी तरह इन सब एबिलिटी के बारे में भूल जाया करता था और बेंग को ही उन्हें हक करते हुए बिस्तर पर लेटाने का और उठ बिठाने का बात बोलता था, क्योंकि उन्हें मन ही मन बेंग का ये हक करना और चिपक के छूना, ये सारा कुछ वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा था। इसलिए लगातार प्रैक्टिस के वजह से पैर लगभग पूरी तरह ठीक हो जाने के बावजूद भी वांग जी बेंग के सामने वही व्हील चेयर वाला अपाहिज पर्सन बनकर ही रह जाता है। एंड जो सब चीज़ें शायद वो रियल अपाहिज होने के टाइम भी नहीं किया था, वही सारे चीज़ें करता और बेंग को करवाता रहता है। वांग जी बेंग से प्यार करता है, इतना कि किसी भी कीमत में बेंग को उनके साथ
चिपकते हुए रोक के रखना चाहता है वांगजी, पर अगर उनका ये अपाहिज वाला कमजोरी और नहीं रहेगा तो शायद बिंग उनसे दूरी बना लेगा। वांगजी के बोलने पर भी शायद बिंग और उनके पास ऐसे नहीं आएगा, क्योंकि वांगजी के बर्तावों के वजह से ही बिंग के दिल में वांगजी के लिए बहुत ज्यादा डर बैठ गया है। तो चाहे अब वांगजी लाख कोशिश ही क्यों ना कर ले, बिंग और वांगजी को वैसे एक नॉर्मल वाइफ की तरह अपना नहीं पाएगा। यही वजह से वांगजी हो सके तो सारा जीवन ही ऐसे बिंग के सामने यू व्हील चेयर पे बैठा रहेगा। लाचारी के बहाने से ही सही बिंग को वो हमेशा अपने साथ यूं ही एंगेज करके रखेगा। यही चीज अपने मन में ठान कर वांगजी बिंग के साथ अपना एक तरफा हैप्पी लाइफ बिता रहा था। तभी एक दिन जब बिंग वांगजी को नहला रहा था, तभी अचानक रूम के अंदर रखा बिंग का फोन कॉल आने के वजह से बड़े जोर जोर से रिंग बजने लगता है। जब नहलाना और कपड़े पहनाना सारा कुछ हो जाने के बाद वांगजी को बिस्तर पर बिठा के बहुत ज्यादा थक हार कर इतने रात को आखिर किसने कॉल किया होगा देखने के लिए फोन को हाथ में लेता है। तब फोन के स्क्रीन में उठा मिस्ड कॉलर के नंबर को देखकर थोड़ा स्ट्रेंज फील करते हुए फिर वापस से फोन को टेबल पर रखकर खुद भी बाथरूम पे फ्रेश अप होने के लिए जाने वाला था बिंग। तभी उसी नंबर से दोबारा कॉल आता है। बिंग 2 से 3 बार थोड़ा हिचकिचाकर फिर सोया हुआ वांगजी इस आवाज से जग न जाए इसी डर से कॉल को रिसीव करके सीधे बाथरूम के अंदर चला जाता है। कॉल रिसीव करते ही फोन के दूसरे ओर से बिंग का सौतेला माँ बड़े ही जेंटल वॉइस में बोलती है, कैसे हो बिंग बेटा, मैं तुम्हारा माँ बोल रहा हूँ। तुम्हारे माँ के बरसी आने में अभी और थोड़ा दिन बाकी है, पर मैंने सोचा शायद तुम उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ही मिस कर रहे होगे, तो उस दिन का और इंतजार ना करके इसी बीच एक दिन तुम्हारे हाथों तुम्हारे माँ का सारा अमानत सौंप दूँ। इसलिए एक दिन समय करके घर आ जाना, ठीक है? तुम्हारे आते ही मैं तुम्हें वो सारा सामान दे दूंगा। बात करना हो जाने के बाद फोन रख कर बड़े खोए खोए मन से बिंग बोलता है, मुझे पता है कुछ तो गलत जरूर करेंगे वो लोग, पर फिर भी मेरे माँ के आखिरी निशानी उनका वो सामान मैं ऐसे ही उन लोगों के हाथ में सालों सालों तक छोड़ के नहीं रख सकता, इसलिए मैं जाऊंगा। जब फ्रेश अप होने के बाद बिंग बिस्तर पर जाके लेटने जाता है, तब सोया हुआ वांगजी एकदम से बड़े कोल्ड वॉइस में बोलता है, कौन था फोन पे? इतने देर तक किससे बातें कर रहे थे तुम, वो भी बाथरूम में जाकर? वांगजी इसके आगे और कोई सवाल पूछता उससे पहले ही बिंग डर के मारे कांपते हुए एक्सप्लेन करते हुए बोलता है, नहीं, आप गलत मत समझिए, मेरे माँ ने फोन किया था, आप सो रहे थे, आप जाग ना जाए इसीलिए मैं बाथरूम में बात कर रहा था, बस यही वजह है, मैं सच बोल रहा हूँ, सच में, प्लीज मेरा यकीन कीजिए। बिंग ऐसे करके वांगजी को एक्सप्लेन करने का कोशिश किए जा रहा था। तभी वांगजी बिंग का कमर पकड़ के बिंग को अपने करीब ले आकर डाउट करते हुए बोलता है, अगर ऐसा है तो तुम्हारा वॉइस क्यों कप रहा है? आर यू टेलिंग मी लाई अगेन? क्या कह रहा था तुम्हारा माँ? मैं भी सुनना चाहता हूँ। आखिर ऐसा क्या खास बात है जो इतने रात को फोन करना पड़ गया? वांगजी के गुस्से डाउटिंग लुक को इतने नजदीक से देखकर तैयारी हो चुका बिंग पलके झुकाते हुए बोलता है, मुझे घर आने के लिए बोल रहे थे, वहाँ पर मेरे माँ के कुछ आखिरी निशानी रखा हुआ है।
उन्हीं को लाने के लिए समय करके एक बार जाने को बोल रहे थे। बस इतना सा ही बोला उन्होंने। अगर आपको यकीन ना हो तो आप खुद से एक बार पता करके देख सकते हैं। बेंग ने ये बात बोला था तभी वांग जी सीरियस वॉइस में बोलता है, तुम्हें उस बारे में चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। जो मुझे पता करना होगा वो मैं खुद से कर लूँगा। सो तुम उस बारे में बातें ना करके चुपचाप ये बताओ कि तुमने अपने माँ को क्या बोला है। क्या तुम अपने घर जाओगे? मुझसे बिना पूछे ही तुमने उनको हाँ बोल दिया। बेंग जल्दी से ना में सिर हिलाकर बोलता है, नहीं, मैंने अभी भी कुछ नहीं बोला उनको। मैंने बस उनका बात सुनकर फोन काट दिया। मुझे पता है आप ना बोलेंगे इसीलिए। बेंग इसके आगे और कुछ बोलता उससे पहले ही वांग जी एक आईब्रो ऊपर उठाकर बोलता है, तुम्हें कैसे पता चला मैं ना बोलूँगा? क्या इतना जान गए हो मुझको या फिर कुछ और ही बात है? थोड़ा समझ कर बोलो। किस दायरे से तुम्हें लगा कि मैं ना ही बोलूँगा? अब बेंग का गला सूख जाता है। वो बार बार सलाइवा निकले जाने लगता है। अब वो क्या बोलेगा, कैसे बोलेगा, वही सोचने लगता है। तभी वांग जी एक हल्के स्मिंग के साथ वही फिर सीरियस वॉइस में बोलता है, ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है। जब जाना होगा मुझे बोल देना, मैं ले चलूंगा। अब इस बात को सुनकर बेंग एकदम से चौंक के उठकर हिचकियां लेते हुए बोलता है, आप वह मेरे साथ जाएंगे? पर बेंग यही तक कह पाया था तभी वांग जी बेंग के होठ पर एक उंगली रख के स्ट्रिक्ट वॉइस में बोलता है, क्यों, क्या वहाँ कोई सीक्रेट है जो मेरे जाने से खुल जाएगा? वांग जी मजाक मजाक में ये बात बोला था, पर जब बेंग घबराहट के मारे रो उठकर, नहीं, मैंने जानबूझकर आपको धोखा नहीं दिया। उन लोगों ने मुझे जोर किया था। अगर मैं ऐसा ना करता तो वो मेरे माँ के आखिरी निशानियों को मिटा देते। इसलिए मैं मजबूर होकर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। इन बातों को सुनकर वांग जी कुछ आधे अधूरे समझते हुए बेंग को झकाते हुए बहुत ही सीरियस होकर बोलता है, कौन से धोखे के बारे में बात कर रहे हो तुम? मजबूर होकर क्या किया है तुमने? सीधे सीधे आंसर करो। इस बात को सुनकर बेंग एकदम से अपने इमोशन को संभालते हुए बहुत ही थका थका वॉइस में बोलता है, ओह, मैं बस, नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। मैं बस ऐसे ही, बहुत रात हो गया है। आपको क्या नींद नहीं आ रहा है? क्या मैं थोड़ा सा दूध गर्म करके ले आऊं? इस बात को और बेंग के बर्तावों को देखकर वांग जी बहुत ही स्ट्रेंज कुछ फील करते हुए इग्नोरेंटली बोलता है, नहीं, जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें नींद आ रहा है तो सो जाओ, मैं माइंड नहीं करूँगा। इस बात को सुनकर बेंग सिर्फ बस ठीक है इतना सा बोलकर चुपचाप आंखें बंद कर लेता है। बेंग आंखें बंद किए हुए भी बहुत बुरी तरह कांपे जा रहा था और उसका आंखें भी बहुत टाइट से बंद किया हुआ था। उसके आंखों के कोने से आंसू बह जा रहा था। इन सभी चीजों को देखकर वांग जी अपने मन में बोलता है, कुछ तो बात जरूर है। आखिर क्या बात है जो तुम इस तरह डर रहे हो? मुझसे साझा पाने जैसा आखिर क्या काम किया तुमने जो ऐसे सहमे हुए हो? जब बेंग के साथ वांग जी बेंग के घर पहुंचता है तब वांग जी पॉकेट से फोन निकालकर आया हुआ एक कॉल रिसीव करते हुए बेंग से बोलता है, तुम अंदर जाओ, मैं इस कॉल को लेकर फिर आता हूँ। इस बात को सुनकर वांग जी उदास घबराहट भरी वॉइस में बोलता है, पर आप ऐसे अकेले कैसे आएंगे? मैं बाहर जाकर खड़े होता हूँ। आपका बात करना हो जाने के बाद हम एक साथ। बेंग बस इतना तक बोला था तभी वांग जी स्ट्रिक्ट आंखों से देखकर धमक लगाते हुए बेंग को बोलता है, जितना बोला जाए
उतना किया करो। मैं अपाहिज हूँ, इस बात को बात बात पे महसूस करवाने का जरूरत नहीं है, समझ आया? इस धमक को सुनकर चौंक उठा बेइंग ओबीडियंटली हमें सर हिलाकर कार से बाहर निकल जाता है। तभी वांग जी एक गहरा सांस छोड़कर खुद पर ही गुस्सा करते हुए बोलता है, ऐसे तो वो मुझसे और भी डरने लग जाएगा। पता नहीं मेरा गुस्सा हमेशा इतना बेकाबू क्यों हो जाता है। ऐसा बोलते हुए वांग जी फोन को कान में पकड़ के जब हेलो बोलता है, तब दूसरे तरफ से वांग जी का पर्सनल सेक्रेटरी घबराहट भरी वॉइस में बोलता है, मास्टर लैन, हमारा शक ही सही था। मिसेस लैन असल में वो पर्सन नहीं है जिसने आपका कार ठोका था। उनका असली नाम वोइंग है। वही चिंग तो उनका बड़ा भाई है। हमारे साथ धोखा किया है उन लोगों ने। वो दोनों ब्रदर होने के वजह से बहुत ज्यादा लुक अलाइक है। शायद इसीलिए हमसे ऐसा गलतफहमी हो गया। वो दोनों ब्रदर्स तो है, पर उन दोनों का माँ अलग है। मिसेस लैन का मॉम बहुत पहले मर गए हैं। लगभग 2 साल हो गया है। ये शादी भी उन्होंने अपने माँ के आखिरी निशानियों को बचाने के लिए किया है। अभी तक हम बस यही तक पता कर पाए हैं, पर शायद इसके आगे पर्सनल सेक्रेटरी और भी कुछ बोलता उससे पहले ही वांग जी एक बहुत जोर का गुस्से भरे धमक देकर बोलता है, शट अप यू राविस। इतने से चीज को पता करने के लिए तुम लोगों ने महीने गुजार दिया। अगर इसी बीच मैं कुछ कड़वे कदम लेकर उसे पूरी तरह मिटाकर मेरा बदला पूरा कर लेता, तो तब तुम लोगों के इस यूजलेस इंफॉर्मेशन का मैं क्या करता? हाँ, इतना बोलकर ही वांग जी कॉल को काट के फोन को गाड़ी में ही छोड़कर कार से निकल के बैंक के घर उस छोटे से मेंशन की तरफ दौड़ लगाता है। वांग जी को पता नहीं था वो क्यों दौड़ रहा है, पर उसका मन उन्हें बार बार घबराहट के साथ बोले जा रहा था, बहुत देर हो गया है, अब जल्दी करना होगा वरना कुछ हाथ में नहीं आएगा। वांग जी अपने दिल के इन सभी बातों को सुनते हुए जब उस मेंशन के एंट्रेंस गेट के पास पहुंचता है, तब दरवाजा खोलने के कोशिश करते ही वांग जी को दिखता है दरवाजा अंदर से लॉक है। वांग जी का हार्ट एक धड़कन स्किप कर जाता है। वांग जी अपने स्ट्रॉन्ग पैरों से दरवाजे पर जोर जोर से लात मारना शुरू कर देता है। तभी एक टाइम पर अंदर से दरवाजा खोलकर आगे खड़ा बैंक का सौतेला माँ गुस्से भरे साउट के साथ बोलता है, कौन हो? हाँ, क्या चाहिए तुमको? इस तरह दरवाजा तोड़ने का कोशिश क्यों कर रहे हो भला? ऐसा बोलते हुए बैंक का सौतेला माँ जब सिर ऊपर उठाकर लंबा चौड़ा लन वांग जी की तरफ देखता है, तब शॉकनेस के मारे थोड़ा पीछे हटकर अपने आप को थोड़ा संभालते हुए वो बोलते हैं, आप दामाद जी, आप अचानक यहाँ? इस बात को सुनकर वांग जी ग्लियार देते हुए बोलता है, दामाद जी नहीं, मिस्टर लैन, सिर्फ मिस्टर लैन, अंडरस्टैंड? इतना बोलकर ही वांग जी बैंक के सौतेले माँ को हाथ से ढकेलकर साइड हटा के आगे बढ़कर हर जगह आंखें घुमाकर बैंक को ना देख पाके गुस्से में साउट करके बोलता है, कहा है मेरा वाइफ, अगर 2 मिनट के अंदर अंदर बैंक मेरे आंखों के सामने नहीं आया तो यू लिसन वेरी केयरफुली। मैं ये छोटा सा मेंशन और तुम लोगों के बिजनेस के साथ साथ तुम्हारे प्यारा बेटा वचिंग, जो मेरे डिसेबल होने का असली वजह है, सारा कुछ आज रात खत्म होने से पहले पहले पूरा का पूरा तबाह करके धूल बना दूंगा। ऐसा बोलकर ही वांग जी अपने पीठ के पीछे से रिवॉल्वर निकाल के घर के सभी जगहों पर फायर करने लगता है। तभी एक टाइम पर बैंक का सौतेला माँ एकदम से आकर वांग जी के पैर में पड़ के गिड़गिड़ाते हुए बोलती है, नहीं मिस्टर लैन, ऐसा मत कीजिए प्लीज, मेरा पति जिंदा नहीं है। अब मेरे पास
बस यही सब कुछ बचा है। वांग जी अपने पैर को झटक कर बेंग के सौतेले माँ को जमीन पर फेंक के गुर्राते हुए बोलता है, अगर सारा कुछ बचाना है तो अभी के अभी मेरे वाइफ को मेरे सामने लाकर खड़ा करो, वरना। ऐसा बोलकर ही वांग जी वापस से रिवॉल्वर सख्त मुट्ठी में पकड़कर एक और फायर करता है। तभी बेंग का सौतेला माँ वापस से वांग जी के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए क्राइंग वॉइस में चीख कर बोलती है, दया कीजिए, ऐसा मत कीजिए, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ, प्लीज तब तक के लिए रुक जाइए, प्लीज मिस्टर लैन, मैं आपका पैर पड़ता हूँ। वांग जी वापस से अपने पैर को झटक कर बेंग के सौतेले माँ को वापस से जमीन पे झटक के फेंक कर गुस्से भरे खतरनाक वॉइस में बोलता है, मुझे बातें नहीं, मेरा वाइफ वापस चाहिए, अभी यही मेरे आंखों के सामने, जाओ जाकर लेकर आओ उसको, वरना। ऐसा बोलकर वांग जी वापस से रिवॉल्वर पकड़ा हाथ को ऊपर उठाता है। तभी बेंग का सौतेला माँ जैसे तैसे हड़बड़ी में जमीन से उठकर एक तरफ दौड़ लगाता है। फिर थोड़ी देर बाद सिर पे एक चोट और उनसे निकलता खून में भीगता फेस के साथ कमजोर पड़ने लगा बेंग को लेकर बेंग का सौतेला माँ वह वापस आकर बेंग को वांग जी को सौंपते हुए बहुत ही डर के साथ बोलती है, ये रहा बेंग, प्लीज अब इसे लेकर यहाँ से चली जाइए। वांग जी बेंग को सिर से पांव तक खुशी से देख ही रहा था कि तभी बेंग के सिर पर मौजूद चोट को देखकर एकदम से बेंग के करीब जाकर उसके चीन को टाइट से पकड़ के चोट को करीब से देखते हुए खतरनाक साउंड में बोलता है, कैसे हुआ ये, किसने किया, बोलो। इस साउंड को सुनकर कमजोर पड़ चुका बेंग और उसका सौतेला माँ दोनों ही डर के मारे चौंक के उठता है। कमजोर बेंग ऐसे अचानक मूवमेंट के वजह से बैलेंस न रख पाके गिर पड़ने जाता है। तभी वांग जी बेंग को अपने स्ट्रॉन्ग बाहों में पकड़ के सामने खड़ा बेंग के सौतेले माँ के तरफ रिवॉल्वर पकड़ के ग्लेयर देते हुए बोलता है, स्पीक आउट, वरना। बेंग का सौतेला माँ घबराहट के साथ आंखें बंद करके कटे कटे वॉइस में बोलती है, मैं बस उससे कुछ पैसा मांग रहा था, उसके भैया ने बहुत से पैसा उधार कर लिया है, उनका भरपाई करने के लिए मैं बस उससे कुछ मदद मांग रहा था, बस उसी बातचीत के अंदर ऐसा कुछ हो गया, गलती से हो गया, सच में मैंने जानबूझकर नहीं किया। इस बात को सुनकर वांग जी एकदम से बेंग को गोद में उठाकर फिर वेरी कोल्ड वॉइस में बेंग के सौतेले माँ से बोलता है, तुमने गलती से जो किया है उसका भरपाई मैं भी गलती से ही करूँगा। अपना जान बचाना है तो 5 मिनट के अंदर यहाँ से बाहर निकल जाना, वरना बुलडोजर के नीचे कुचलने के लिए तैयार होकर रहना, अंडरस्टैंड। ऐसा बोल के फिर वांग जी वहाँ से जाने के लिए चलते हुए एंट्रेंस दरवाजे के तरफ चलते हुए आगे बढ़ने लगता है। तभी बेंग का सौतेला माँ जल्दी जल्दी में वांग जी का रास्ता रोकते हुए उनके आगे जाकर खड़े होके हाथ जोड़कर बहुत ज्यादा रो पड़कर भीख मांगते हुए बोलती है, दया कीजिए मिस्टर लैन, हमसे गलती हो गया, प्लीज माफ कर दीजिए हमें, आइंदा से कभी भी मैं बेंग को कॉल तक नहीं करूँगा, किसी भी तरह कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूँगा, मैं वादा करता हूँ, प्लीज हम लोगों को इस तरह बर्बाद मत कीजिए। इस बात को सुनकर वांग जी बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड होकर गुर्रा उठकर बोलता है, सामने से हटो, वरना अभी यहीं पे तुमको भी इस घर के साथ जमीन पे समा दूंगा, हट जाओ मैंने कहा। ऐसा बोलकर वांग जी बेंग के सौतेले माँ को एक जोर का किक मारकर साइड हटाने ही वाला था। तभी बेंग रो उठकर कपकपाते वॉइस में बोलता है, नहीं प्लीज इस घर को मत मिटाइए, मेरे माँ का आखिरी निशानी है यहाँ पे, उनके बगैर मैं जी नहीं पाऊंगा, प्लीज उनको मुझे वापस दे दीजिए, उनको मत मिटाइए प्लीज, आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगा, प्लीज बस मुझे वो दे दीजिए। ऐसा बोलते हुए बेंग रोए जा रहा था। तभी वांग जी आगे खड़ा
बैंक के सौतेले माँ को बड़े खतरनाक वॉइस में ऑर्डर देकर बोलता है, बैंक के माँ के जो जो भी सामान यहाँ रखा हुआ है उन सभी को अभी यहाँ पे लेकर आओ जल्दी। इस बात को सुनकर बैंक का सौतेला माँ जल्दी से गिरते पड़ते वहां से भागते हुए जाकर एक छोटा सा तिजोरी बॉक्स एंड बाकी कुछ सामानें लेकर वहां पर आके खड़ा होकर क्राइंग वॉइस में बोलती है उसके माँ का, बस यही सभी सामानें हैं हमारे पास और कुछ नहीं है सच में। आप चाहे तो बैंक को पूछ लीजिए। जब वांग जी अपने आलीशान मेंशन पहुंच के अपने कमरे में पहुंचकर बेंग को अपने गोद से उतार के कम्फी बिस्तर पर बिठा के उसके सिर के चोट को खुद से ठीक कर रहा था, तभी दर्द में हल्के हल्के से ग्रोन करता हुआ बेंग अब धीरे धीरे डरा डरा वॉइस में बोलता है, अब जब आपको पता चल गया है मैं कौन हूँ तो फिर क्या आप मुझे डिवोर्स। बेंग ने यही तक बोला था तभी वांग जी, जो कि बेंग के सिर पर बड़े ध्यान से दवाई लगा रहा था, वो अब एकदम से बेंग के गाल को दबा कर पकड़ के बेंग के फेस को ऊपर उठाकर उसके होठ पे बड़े गहरे तरीके से अटैच किस करना शुरू कर देता है। इस सडन एक्शन से घबरा कर स्टार्टलेट होके उठा बेंग एकदम से बिस्तर के ऊपर गिर जाता है एंड उसके साथ साथ वांग जी भी उसके ऊपर गिर जाता है, पर वांग जी स्टिल अपना होठ बेंग के होठ से जुदा नहीं करता। एक टाइम पर बेंग के साथ शादी के बाद आज पहली बार वो सारे पति पत्नी वाला रस्म पूरा करने के मिडिल में वांग जी अपने लाल लाल गुस्सा और घबराहट से भरी आंखों से बेंग के आंखों में आंखें डालकर बड़े गहरे वॉइस में बोलता है, तुम मेरा वाइफ थे, हो और रहोगे। इस चीज को कभी मिटाने का कोशिश मत करना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना बोलकर वांग जी वापस से बेंग के शरीर को अंदर से अपना बना लेने में लग जाता है। पति पत्नी के उस प्यार के रस्मों को लाख बार रिपीटेडली दोहराते हुए वांग जी अपने वाइफ को क्लेम करने में लगा पड़ा था और बेंग दर्द और थकान में छटपटाते हुए एक टाइम पर बेहोशी के नींद में सोते हुए अपना आंखें बंद कर लेता है। इसके बाद बहुत से दिन बीत जाता है। वांग जी बेंग को अपने हर एक बर्ताव से उनके अंदर का प्यार एहसास दिलाने का कोशिश किए जा रहा था, पर बेंग किसी भी तरह कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। तभी एक दिन जब वांग जी सोफे पे बैठकर अपने पर्सनल सेक्रेटरी से कुछ काम के बारे में डिस्कस कर रहा था, तभी जब बेंग वांग जी के बोलने पर उनके लिए एक ट्रे में कॉफी कप लेकर टेबल पर रख के वह से जैसे आया था वैसे ही चले जाने वाला था, तभी वांग जी एकदम से बेंग को खींचकर अपने गोद पे बिठा के उसके होठ पर एक किस करके बोलता है, मेरा दोनों हाथ बिजी है तो तुम मुझे एक कॉफी पिला दो। इस बात को सुनकर बेंग थोड़ी देर के लिए शांत पड़ जाता है। तभी वांग जी बेंग के तरफ देख के स्ट्रिक्टनेस के साथ वापस से बोलता है, सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा। इस बात को सुनकर बेंग चौंक के उठकर कपकपाते हाथों से उस कॉफी कप को पकड़ के वांग जी के होठों के आगे पकड़ता है। तभी वांग जी बेंग के टियारी आंखों को देखकर खड़ा हुआ अपने सेक्रेटरी को जाने के लिए बोलकर फिर बेंग के चिक को दबाकर पकड़ के अपने फेस के ओर उठाकर बड़े सीरियस वॉइस में बोलता है, क्या चाहिए तुमको और क्या करने पर तुम मन से मुझको अपना हस्बैंड मानोगे। मुझसे ऐसे डरना, अनकंफर्टेबल फील करना, हिचकिचाना, ये सब कब बंद करोगे तुम। क्या उस रात को मैंने क्लियरली तुमको बोला नहीं था आई लव यू। क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं,
क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? क्या कोई और है तुम्हारे दिल में? कौन है वो जो तुम उसके लिए मुझे ठुकरा रहे हो? क्या उस दिन का वो लड़का है तुम्हारे दिल में? इतना चाहते हो उसको जो अभी तक भुला नहीं पाए? तुम भूल गए हो तुम शादीशुदा हो? यहाँ तक सुनकर अब बेंग और न रह पाके धीमी वॉइस में बोलता है, मुझे बहुत अच्छे से याद है मैं शादीशुदा हूँ और दूसरा कोई नहीं बल्कि आप है मेरा हस्बैंड। शादी के पहले दिन से आपने हर दिन जिस तरह मुझसे पेश आए हैं उन सब के बाद मरते दम तक मैं मेरे हस्बैंड, शादी और इस शादीशुदा जिंदगी को कभी नहीं भूल पाऊंगा। और उन सब चीज़ों के वजह से ही आपके तरफ डर के सिवाय और कोई तरह के फीलिंग्स लेकर आना बहुत मुश्किल है। मैं चाहूँ भी तो जबरदस्ती आपको इस जिंदगी में कभी भी प्यार नहीं कर पाऊंगा। अगर आप यही सभी अच्छे बर्ताव हमारे शादी के पहले दिन से करते तो शायद मैं और आप अब ऐसे नहीं हुए होते। पर आज यह रिश्ते के इस मोड़ पे खड़े होकर ये सारा का सारा चीज बहुत नामुमकिन है। इसलिए प्लीज अगर हो सके तो किसी दिन मुझे डिवोर्स दे दीजिएगा। इस बात को सुनते ही वांग जी एकदम से फिर बेंग के होठ पर किस करना शुरू कर देता है। फिर वही सोफे पर ही बेंग के साथ वो सब कुछ करते हुए एक होने लगता है। फिर एक टाइम पर खुद ही बेंग के सीने पर सिर रख के रोते हुए गिड़गिड़ाहट भरी वॉइस में बोलता है, क्या एक चांस नहीं दे सकते तुम मुझे? मैं मानता हूँ मैं बहुत बुरा हूँ पर तुम्हारे बिना मेरा जिंदगी कुछ नहीं है। मैं कोशिश करके भी तुमसे जुदा होकर एक पल भी नहीं जी पाऊंगा। मैं मानता हूँ मैंने बहुत बुरा किया है तुम्हारे साथ। तुम्हारे लिए अब मुझे प्यार करना बहुत मुश्किल हो रहा है पर मैं तो तुमसे बहुत प्यार कर बैठा हूं ना। अब अगर तुम मुझे ऐसे सजा दोगे तो मैं कैसे सहूंगा? तुम्हारे लाइफ में तो तुमने बहुत कुछ देखा है ना, तुमने तो बहुत कुछ सहा है ना। तुम्हें तो पता है ना ऐसा कुछ सहने में कितना तकलीफ होता है। क्या तुम फिर भी उन सबको मुझे सहन करवाने के लिए मुझे यह ऐसे छोड़कर चले जाओगे? तुम तो मेरे तरह नहीं हो ना, तुम तो बहुत अच्छे हो। तो फिर क्या तुम मुझे इस एक बार के लिए माफी नहीं दे सकते? मैं वादा करता हूँ मैं एक ओबीडिएंट हस्बैंड बनूंगा। तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगा। क्या फिर भी तुम मुझे नहीं अपनाओगे? प्लीज हनी, आई बेग यू, मुझसे ऐसे मुंह मत फेरो प्लीज। मैं एक गुड हस्बैंड बनूंगा, प्रॉमिस। मैं बहुत ओबीडिएंट रहूंगा। प्लीज इस एक बार के लिए बस एक चांस। ऐसा बोलते हुए वांग जी बेंग के दुबले हाथों के दोनों तरफ के बाजुओं के हिस्से पर टाइट से क्लिंच किए जा रहा था। तभी एक टाइम पर बेंग, जो कि वांग जी के बड़े से शरीर के वेट को लेते हुए स्ट्रगल कर रहा था और हलचल करते वक्त वांग जी के दिए गए गहरे लाल निशानों पर चोट खा के थोड़ा थोड़ा करके दर्द में साउंड किए जा रहा था, वो अब एक गहरा सांस छोड़ के वांग जी के सिर के बालों पर हाथ रख के हल्के उदास वॉइस में बोलता है, मुझे नहीं पता मैं कभी भी आपको प्यार कर पाऊंगा कि नहीं पर मैं कोशिश करूंगा। अब आप प्लीज उठिए मेरे ऊपर से, अब बहुत भारी है और मेरे शरीर पे भी बहुत दर्द हो रहा है, तो प्लीज। इस बात को सुनते ही वांग जी एकदम से बेंग के सीने से सिर उठाकर बेंग के फेस की तरफ देख के एक छोटे से पप्पी के तरह स्पार्कलिंग आइज लेकर बोलता है, तुम सच बोल रहे हो ना हनी? इस अलग वांग जी को देखकर बेंग बहुत शॉक्ड होकर चुपचाप हाँ में सर हिला देता है। इस चीज को देखकर वांग जी एकदम से बेंग के सीने के ऊपर ही एक किस करके फिर सोफे से उठकर बेंग को गोद में लेके अपने कमरे की तरफ चलते हुए बोलता है, तुम देख लेना हनी, मैं सच में एक बहुत अच्छा हस्बैंड बनूंगा। इतना अच्छा कि तुम मुझे सिर्फ प्यार ही नहीं करोगे,
इवन मुझे और मेरे प्यार को चाहने भी लगोगे। इस बात को सुनकर बेंग थोड़ा सा इरिटेट होते हुए मन में बोलता है, आपके इस बर्ताव से शायद ये दिन कभी नहीं आएगा। बेंग ऐसा बोल तो देता है, पर देखते ही देखते पूरा महीना खत्म तक नहीं हुआ था कि तभी बेंग ऑलरेडी वांग जी के ओर अपना प्यार महसूस करना शुरू कर दिया था। वांग जी उसे लेकर जो सब प्यारे प्यारे बर्ताव करता फिर रहा था, उन सब को बेंग अब धीरे धीरे एंजॉय और एडमायर करने लगा था। वांग जी अपने बात अनुसार सच में अब बेंग का हर कहा मानने लगा था और बेंग को बिल्कुल एक महंगे ट्रेजर के जैसा चेरिश कर रहा था। बेंग अपने फीलिंग्स को लेकर कॉन्फर्म हुआ ही था कि तभी एक दिन गाड़ी से ड्राइवर के साथ रात के स्पेशल डिनर, जहां पर बेंग वांग जी को अपने दिल का बात आज शेयर करने वाला था, उसका मार्केटिंग करने जाते वक्त अचानक बहुत सारे कार आकर बेंग के बैठे हुए कार को चारों तरफ से घेर लेता है। फिर बहुत सारे काले कपड़ों वाले लोग आकर बेंग को कार से निकाल के उन लोगों के कार में उठाकर वहां से तेजी से निकल जाता है। सारे चीजों से बहुत डर चुका ड्राइवर अब हड़बड़ी करते हुए वांग जी को कॉल लगाता है। फिर दूसरी तरफ से फोन रिसीव होने पर सारे बातें इन डिटेल्स में बोलकर बहुत सारा माफी मांगना शुरू कर देता है। वही दूसरी तरफ जब वो सभी लोग बेंग को पकड़ के एक जगह पहुंचता है, तब बेंग देखता है वहां आगे खड़ा पर्सन और कोई नहीं बल्कि उसके कॉलेज का सीनियर हाईक्वान है, जिसको वो एक दिन बेइंतहा प्यार करता था और उनसे प्यार पाने के आशा में प्रोपोज डे वाले खास दिन में कॉलेज के सभी के बीच में लोगों का डर और एम्बैरेसनेस को साइड हटाकर उनको प्रोपोज किया था। पर उन्होंने बेंग को ठुकरा दिया था। सबके सामने बहुत सारा अपमान भी किया था, गे, फिल्ती और भी कितने तरह के गालियां भी दिए थे। और उस दिन शादी के बाद वांग जी के घर के आगे भी आया था, उनके पास लौट जाने के लिए रिक्वेस्ट करते हुए। पर क्या सीनियर हाईक्वान ऐसा कुछ सच में कभी कर सकते हैं? जितना बेंग को पता है उस हिसाब से तो बेंग खड़े खड़े सॉफ्ट आंखों से आगे खड़ा मुस्कुराते हुए उसके ओर ही देखता हुआ हाईक्वान के ओर देखते हुए ये सारे बातें सोचे ही जा रहा था कि तभी हाईक्वान बेंग के पास आकर उसे टाइट से बाहों में हक करते हुए बेंग के सिर पर एक किस करके चाहत के साथ बोलता है, मुझे पता चल गया बेंग, तुमने ये शादी किस मजबूरी में किया है। तुम्हें तुम्हारे भैया के लिए ये सेक्रीफाइस करना पड़ा है। मुझे पता चल गया है बेंग, और आज मैं तुम्हें इस शादी से निकालकर बहुत दूर लेकर चला जाऊंगा। तुम चिंता मत करो, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। अब से सिर्फ तुम और मैं होऊंगा, हमारे बीच दूसरा और कोई नहीं रहेगा। अब तो ठीक है ना? इस बात को सुनकर बेंग हाईक्वान को खुद से पुश करके दूर हटाकर गुस्से में बोलता है, नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। आप ये सब क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं? मैं मेरे हस्बैंड को छोड़कर आपके साथ कहीं क्यों जाऊंगा भला? क्या आप पागल हो गए हैं? क्या ये सब आपने करवाया है? मुझे ऐसे उठा कर लेकर आना और बाकी सभी के पीछे भी आपका हाथ है? पहले तो आप ऐसा नहीं थे, अचानक आप ये सभी बर्ताव क्यों कर रहे हैं? क्या हुआ है आपको? उस दिन तो मैंने आपको सारा कुछ क्लियरली बोल दिया था ना, तो फिर क्यों फिर से आप? ठीक है, मैं समझता हूँ आपको अब एहसास हुआ है कि आप भी मुझसे प्यार करते हैं, पर आप उसका कोई फायदा नहीं। बहुत देर कर दिया है आपने, यहाँ से वापस जाने का और कोई रास्ता नहीं है। मैं शादीशुदा हूँ और मैं खुश हूँ। मैं मेरे हस्बैंड से प्यार करता हूँ, इसीलिए आपके लिए
मेरा जो प्यार था वो बहुत पहले ही अंदर कहीं दब गया है। अगर अभी भी मेरे अंदर कहीं भी वो प्यार बचा होता तो जरूर लौटता मैं आपके पास, क्योंकि आप मेरा पहला प्यार हो और शायद मेरे हस्बैंड से भी कई गुना ज्यादा अच्छा पर्सन है आप। पर आप, उसका कोई फायदा नहीं। अब वो पूरा पर्सन ही मेरा सब कुछ है। इस बात को सुनते ही टूट कर बिखर चुका हाइकुआन जल्दी से बेंग के पास जाकर दोनों हाथों में बेंग के फेस को पकड़ के बेंग के आंखों में आंखें डालते हुए बोलता है, ये सब क्या बोल रहे हो तुम? क्यों कोई फायदा नहीं है? तुम पहले मेरे हुए थे तो फिर क्यों अचानक? आखिर क्या दिया है उसने तुम्हें जो उसको इतना चाहने लगे हो? इस बात को सुनकर बेंग सीरियस वॉइस में बोलता है, बहुत सारा प्यार जो आपसे मांगने जाने पर आपने मुझे ढकेल कर जमीन पे फेंक के अपमान के साथ ठुकरा कर वापस लौटा दिया था। और आप तो गे नहीं है ना, तो फिर आप मुझ जैसे गे फिल्थी पर्सन के साथ क्यों रहेंगे? मुझे क्यों चाहेंगे? ये बात मुझे आपने ही तो बोला था ना उस दिन। क्या भूल गए हैं आप? अब इस बात को सुनकर हाइक्वान मुस्कुरा उठकर बेंग के गालों पर थम से सहलाते हुए बोलता है, मेरे ईगो को हर्ट करके मुझे वापस भेजने का कोशिश कर रहे हो? कोई फायदा नहीं, क्योंकि मेरे ईगो तो क्या, मेरे खुद के भी पहले अब तुम खड़े हो। मेरे सब कुछ के आगे सबसे बढ़कर अब तुम हो। मैं बस तुम्हें चाहता हूँ, चाहे उसके लिए मुझे किसी भी हद से क्यों ना गुजरना पड़े। इसलिए तुम अब मेरे साथ चलोगे। आवर राइड इज रेडी, सो लेट्स गो। इतना बोलकर ही हाइक्वान बेंग को खींचते हुए वहां से चलने लगता है। तभी बेंग घबरा जाके चीखते हुए बोलने लगता है, प्लीज सीनियर, ऐसा मत कीजिए। अगर उनको पता चला तो आप नहीं बचेंगे। तो प्लीज मुझे छोड़कर जाइए यहाँ से। बेंग के इस बात को सुनकर हाइक्वान चलते हुए रुककर पीछे सिर घुमा के ग्लेयर के साथ बोलता है, क्या तुम उसे इतना ताकतवर समझते हो क्या? हाइक्वान ने यही तक बोला था तभी वहां पर वेंचिंग आकर मुस्कुराहट के साथ क्लैप करते हुए बोलता है, तो तुझे मेरा हस्बैंड इतना पसंद आ गया कि रे, जो उसको छोड़कर अपने पुराने लवर के साथ जाने को इतना नाटक कर रहा है। उसके उतने सारे पैसों के वजह से ये सब बोल रहा है ना? बेंग ऐसे अचानक उसके सौतेले भाई को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होकर बोलता है, भैया आप यहाँ पर? क्या आप भी इन सब में मिले हुए हो? इस बात को सुनकर विंचिंग जोर जोर से मुस्कुरा उठकर बोलता है, कितना बुद्धू है तू किरे। ओबियसली मैंने ही हाइकुआन से इतने डीटीएस में तेरे मजबूरी वाले शादी का बात बोलकर तुम लोगों के रिश्ते का पैचअप करवाने का प्लान कराया है, क्योंकि सीधे हाथ में तो पैसा देने से रहा, इसीलिए मुझे थोड़ा टेढ़ा रास्ता अपनाना पड़ा। जो जायदाद, पैसा और हस्बैंड तुझे मेरे वजह से मिला है उसको मुझसे ही शेयर करने से तू मना कर रहा है। मुझे तो कुछ करना ही था ना। चल अब चुपचाप अपने लावर के साथ भाग जा, ताकि मैं थोड़ा माला माल हो सकूं। ऐसा बोलते हुए वंचिंग बेंग के कान के पास पहुंचकर बहुत ही धीमी से बोलता है, तेरे ये बॉयफ्रेंड ने मुझे पहले से तेरे लिए बहुत से पैसा दे दिया है, और तेरे जाने के बाद जब तेरा हस्बैंड आएगा तब उनसे भी मैं ढेर सारा पैसा लूंगा। तू कहा है सिर्फ वो बोलने के लिए, तो तब तक अपने लावर के साथ जाके थोड़ा मजा कर ले, ठीक है? इतना बैंक के कान के पास बोलकर फिर सीधे खड़े होके हाइक्वान से वेंचिंग बोलता है, जाओ जाओ ले जाओ इसको। अब क्या मूर्त देख रहे हो? वेंचिंग ने यही तक बोला था तभी अभी अभी वहां पहुंचा वांगजी बड़े खतरनाक वॉइस में साउट करके बोलता है, मुहूर्त तो निकलेगा, पर मेरे बीवी को लेकर भागने का नहीं। इस जीवन से
हाथ धोने का। इतना बोलकर वांग जी अपने पीछे से उसका रिवॉल्वर निकाल के हाई क्वान के सिर के सीधे पकड़ता है इस चीज को। और अचानक वांग जी को ऐसे आ जाते देख बेंग, हाई क्वान और वेंचिंग सभी के सभी बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया था। तभी बेंग इसी मौके का फायदा उठाकर हाई क्वान के सख्त ग्रिप को छुड़ाकर एकदम से दौड़ के जाकर वांग जी को टाइट से हक कर लेता है। फिर रोते हुए वांग जी से प्लीड करके बोलता है, प्लीज किसी को भी कुछ मत कीजिए, चलिए हम यहाँ से चलते हैं। इस बात को सुनकर वांग जी बेंग के सिर पर सहलाते हुए बोलता है, नहीं हनी, अगर मैंने उसे आज सबक नहीं सिखाया तो वो वापस से दोबारा ऐसा हरकतें करेगा और मैं ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं चाहता, इसलिए आज यहाँ उसका मरना तय है। इतना बोलकर वांग जी वापस से गोली मारने के लिए रिवॉल्वर पकड़ने जाता है, पर गोली चलाने से पहले ही बेंग वापस से वांग जी को रोककर उनके होठ पे एक प्यार भरी किस करके बोलता है, प्लीज मेरे खातिर उनको छोड़ दीजिए। हो भी सीनियर हाईक्वान बहुत अच्छा पर्सन है, मैं नहीं चाहता उनका जीवन इस तरह खत्म हो और आपको उनके मरने का वजह होते हुए मैं बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता, तो प्लीज इस बार के लिए उनको माफ कर दीजिए ना। आज पहली बार बेंग के पास से एक प्यार भरा किस रिसीव करके वांग जी बहुत ही शांत होकर हाँ में सर हिलाकर बोलता है, ठीक है वाइफी, जैसा तुम बोलो वैसा ही होगा, चलो घर चलते हैं। ऐसा बोलकर वांग जी बेंग को लेकर वहां से चले ही जा रहा था। तभी दूर खड़ा वेंचिंग फ्रस्ट्रेटिंगली चीख कर बोलता है, जहाँ हो वही खड़े रहो, वरना दोनों के दोनों को मार के यहाँ लेटा दूंगा। वांग जी एंड बेंग कॉन्फ्यूजन के साथ जब पीछे घूमता है तब वो देखते हैं वेंचिंग के हाथ में एक छोटा सा रिवॉल्वर है और वो उसको बेंग एंड वांग जी के तरफ पकड़ के रखा है। बेंग बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो घबराते हुए अपने भैया को समझाने के लिए कुछ बोल नहीं जा रहा था। तभी वांग जी बेंग के कमर को हल्के टाइट से पकड़ के आंखों से रुक जाने का इशारा करता है। फिर वेंचिंग के तरफ देखकर मुस्कुराते हुए मोकिंगली बोलता है, सो सैड, अब इसके बाद मैं तुम्हारे लिए कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। वैसे ऐसे जुर्रत करने पर आमतौर पर मैं उस इंसान को ऊपर भिजवाना ज़्यादा पसंद करता हूँ, पर आज मेरे वाइफ का मना है, सो तब के लिए जेल के हवा खाने चले जाओ, ठीक है। वांग जी ने इतना कहा था तभी कहीं से वांग जी के कुछ गार्ड, पर्सनल सेक्रेटरी और पुलिसमैन आकर वंचिंग को दबोच लेता है। वंचिंग छुटकारा पाने के लिए छटपटा ही रहा था। तभी वांग जी वापस से बड़े गहरे वॉइस में बोलता है, चिंता मत करो, बहुत जल्द मैं आ जाऊंगा तुम्हारे पास, तुम्हें मुक्ति देने के लिए, जेल से नहीं इस जीवन से। तो तब तक के लिए थोड़ा वहाँ जेल में जाकर अपना बचा कुचा जिंदगी जी लो। मेरे वाइफ के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद लेट्स मीट अगेन वंचिंग। नाउ योर टर्न टू बी डिसेबल। इतना वंचिंग से बोलकर वांग जी बेंग के तरफ लविंग मुस्कान के साथ देखकर बोलता है, लेट्स गो होम वाइफी, आज मुझे सारा कसर एक साथ पूरा करना है। इतना बोलकर वांग जी बेंग को गोद में उठाकर उसके फोrehead पे किस करके फिर वहां से बाहर चलने लगता है। एंड इसी के साथ हमारा ये वाला वन शॉट भी ख़त्म हो जाता है। आप लोगों को ये वाला वन शॉट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना एंड चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एंड अनदर वन शॉट के साथ। तो चलो बाय बाय।